यस इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको गहरी कैसे करनी है? मतलब उसको जैसे हम आम तौर पे जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं, वो सर से गुजर रही होती हैं, उसको गहरी कैसे करें? जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए और उसको हम प्रॉपर समझें। हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसका सरफेस कोई मतलब अपने हिसाब से कोई मतलब निकाल के तो उसके ऊपर चल पड़ते हैं। ये ज़रा बताइएगा, मतलब कि बट अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको क्या बेहतर कैसे करें? क्या इसमें आप थोड़ा सा पार्ट ये ऐड कर सकते हो कि आप क्यों अंडरस्टैंडिंग गहरी करना चाह रहे हो? क्योंकि सर अक्सर क्या होता है कि हम जो हमारी समझ होती है ना, वो गलत होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ अपने हिसाब से ले लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से उठा लेते हैं, जबकि उसका असल मतलब वो नहीं होता जो रियलिटी होती है। तो हम कुछ अपने हिसाब से मतलब लेके वो तो उसको गहरी कैसे कर सकते हैं हम? इसको प्रॉपर जो रियलिटी की तरफ पहुँचने का एक ब्रिज है, वो कैसे हम बना सकते हैं उसको? आप हाँ, इसके लिए मैं एक बात लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि जजमेंट के बजाय क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए हमें अपने अंदर। तो वो हमारे तमाम रिलेशनशिप्स और करियर वगैरह बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करता है। होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, किसी की बातें हैं, कहीं पे कुछ लिखा है, व्हाटएवर इट इज, एसेंशियली आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स पड़े हैं, मेमोरी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उसको क्वेश्चन करो और उस क्वेश्चन करने में, उसका सच जानने में आप इंफॉर्मेशन को यूज करो। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहे हो, हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट देख रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, इशू बाहर की इंफॉर्मेशन में नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो हमारी अपनी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे क्रिएट हुए हैं। तो हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको तोड़ना है, ना कि नई इंफॉर्मेशन भरनी है। तो जो करंट इंफॉर्मेशन तोड़नी है, तो पहले तो एक पेपर पेन से लेकर के अपना लिख लो कि मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग इस चीज से रिलेटेड क्या है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या है, करियर से रिलेटेड क्या है, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है, मैं क्या मानता हूँ। अच्छा करो तो लोग अच्छा करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, या मैं गॉड से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट मानता हूँ, जो भी आपकी इस वक्त करंट अंडरस्टैंडिंग, उसको लिखो एंड देन अटैक इट। उसको क्वेश्चन करो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के उस सवाल के साथ ठहर जाओ कि आया ये सच भी है या नहीं, और फिर उसके जवाब जानने में आप इंफॉर्मेशन हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, लोगों को सुनो। तो आप उस करंट अंडरस्टैंडिंग को तोड़ करके सच तक पहुंच पाओ। हम लोग, कोई भी नई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, मैं किसी से भी बात करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हो, चाहे वो हिंदुइज्म के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो क्रिश्चियन के बैकग्राउंड से हो, तो जो बात कही जा रही है वो उस बात को नहीं सुनता। बात सुनी उसने, अब उस बात से कान से अंदर गई, उसके माइंड में ऑलरेडी मेमोरी पड़ी हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पड़े हुए हैं जो उसको बचपन से सिखा दिए गए हैं। वो उस बात को उन कॉन्सेप्ट्स में फिट करके समझने की कोशिश करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब ये है। मेरे अपने जहन में वो था भी नहीं, उसने उसका मतलब वो निकाल लिया। तो क्या करना चाहिए था कि आपको उसको अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अपनी जो मेमोरी में ऑलरेडी वो मानता है या मानती है, उन सारी चीजों को क्वेश्चन करना कि क्या ये सच भी है या झूठ है। तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो सकती है। और कैसे पता चलेगा कोई बात सच है या कोई बात ओपिनियन है, यानी कोई रियलिटी पे बेस्ड बात है या कोई सिर्फ एक मन धड़क इमेजिनेशन के बेस पे बात हो रही है? तो उसका बड़ा आसान सा फर्क है, रियलिटी इज दैट विच इज सेम फॉर एवरीवन। आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, आग में हाथ डालोगे जलेगा, हर इंसान का जलेगा। तो दैट रियलिटी इज सेम फॉर एवरीवन, इसलिए वो रियलिटी। इमेजिनेशन क्या है? आग अच्छी है बुरी है, किसी के लिए अच्छी है, कोई बोलता है बुरी है। तो जहां भी फर्क है वो रियलिटी नहीं है, जहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रियलिटी नहीं है, वो ओपिनियन है, वो इमेजिनेशन है, वो कॉन्सेप्ट है। रियलिटी वो होगी जो सबके लिए सेम है। पानी गीला है, पानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम का बना है, वो सबके लिए सेम है, सबके लिए गीला है। तो दैट विच इज सेम फॉर एवरीवन इज रियलिटी। आई थिंक इब्राहिम का लेफ्ट हो गया था, आई सेड इन द लास्ट लाइन कि दैट विच इज सेम फॉर एवरीवन, जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक जैसा है, वो रियलिटी है।
बाकी सब इमेजिनेशन है और कॉन्सेप्ट है। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और जहन में आया अभी कि ये जो अभी अक्सर क्या होता है कि ये जो अच्छा और बुरा होता है इसमें भी फ़र्क होता है। तो रियलिटी में तो अच्छा और बुरा एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें फ़र्क होता है। तो इसको कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं जो लाइक हम समझ सकते हैं कि हाँ ये वाकई में बुरा है और ये वाकई में, अब वही चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है और वही चीज़ किसी के लिए बुरी होती है। तो कैसे आपको समझा जाए कि ये चीज़ वाकई में बुरी है या फिर ये चीज़ वाकई में अच्छी है, जो इसके जो आप रियलिटी थोड़ा सा तक। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? लाइक सर अभी एक दहशतगर्द है, वो अगर हमला कर रहा है उसके लिए वो लोगों का मारना ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे लिए तो वो गलत है। तो उसके लिए अच्छा है आपने जैसे सर अभी कहा कि जिसमें फ़र्क होगा ना, जिस चीज़ में फ़र्क होगा कि अगर किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी या बुरी है, तो मैं वो असल में जानना चाह रहा हूँ कि जो जो रियलिटी है अच्छी और बुरी की, उसमें तो ये फ़र्क हो रहा है ना, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, लेकिन जो असल अच्छा और बुरा है वो क्या है? एक्चुअल में एट द लेवल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी अच्छा बुरा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा और बुरा एक स्टैंड पॉइंट है कि किस नजरिए से उस सिचुएशन को देखा जा रहा है। चूहों के लिए बिल्ली विलन है, वो बहुत बुरी है, लेकिन बिल्ली के बच्चों के लिए बिल्ली हीरो है। तो बिल्ली एक्चुअल में बुरी है या अच्छी है, ये डिपेंड करता है किस एंगल से देखा जा रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, उसमें बोला कि प्लांट्स के नजरियों से देखा जाए तो शेर बहुत अच्छा है, उनका प्रोटेक्टर है, उनका हीरो है। लेकिन अगर दूसरे जानवर जिनका वो शिकार करता है उनकी नजर से देखा जाए, बहुत बुरा है, विलेन है। तो दैट्स हाउ अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट वर्क्स। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आप किसके नजरिए से देख रहे हो। इंसान के नजरिए से देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन इंसान जो इस दुनिया के साथ कर रहा है अपनी लालच के लिए, इतने पेड़ पौधे काट देता है, फॉरेस्ट मिटा देता है, नदियां खराब कर देता है, पानी बॉटल कैंस में भर भर के बेच के नदियां सुखा देता है, किस किस्म की दुनिया खराब कर रहा है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो तो इंसान जो कर रहा है वो बहुत बुरा है। तो अच्छा बुरा इज ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। बट अगर आप इसको और स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका जो इशू है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो मैं उसको और स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ। बस सर यही कि जैसे हमें अच्छे और बुरे पे जो है ना सज़ा दी जा रही है ना, तो जब इसके अंदर अच्छा बुरा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर सज़ा क्यों दी जाती है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइक हमें सजा तो दी अच्छे और जाती बुरे। हाँ है? आप यहाँ पे किस सजा की बात कर रहे हो? सर, मैं इस्लाम में जो आफ्टर लाइफ। बताया गया है कि अच्छे के ऊपर नेकी है और बुराई की जो है ना वो सज़ा होगी। तो जब एक चीज़ अभी उनका जो दहशतगर्द हैं उनका ब्रेन वॉश हो चुका हुआ है, अब उनको पता ही नहीं चल रहा और वो आके धमाका कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो वो ठीक गलत नहीं है। आप चाहे उनको जितना मर्ज़ी समझा दें, लेकिन वो कहेंगे नहीं हम ठीक हैं। तो उनके लिए वो अच्छा है और हमारे लिए बुरा है। अब यहाँ पे जब अच्छा और बुरा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमें क्यों सज़ा दी जाती है? एक लेवल पे अच्छा बुरा एग्जिस्ट करता है, विच इज एट द लेवल ऑफ दिस फिजिकल रियलिटी। अब इसको देखो, इस दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह देखो। जैसे अगर आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो तो वीडियो गेम में आप बहुत सीरियसली खेल रहे हो, उसमें आप अपने कैरेक्टर को डेवलप भी कर रहे हो, उसके लिए पैसा भी बना रहे हो, मिशंस भी कर रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो उस गेम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। बट जब वहां से अलग हो गए तो आपको पता है गेम है, फन के लिए आपने खेला, लेकिन खेला सीरियसली। जैसे फुटबॉल खेलते हैं या मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो इट्स जस्ट अ स्मॉल गेम, बट इट हैज टू बी प्लेड सीरियसली। उसको खेलते सीरियसली हैं, पता रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि ये सिर्फ एक खेल है, गेम। इसी तरह इस लाइफ को ऐसे ही देखो, इट्स लाइक अ गेम, और इस गेम में ये आपका कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा बुरा एग्जिस्ट करता है। इस बॉडी के लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। तो जो अच्छा है उसकी तरफ जाना है, जो बुरा है उससे प्रोटेक्ट करना है। That's how humans have survived all these years। जो लाखों सालों की हिस्ट्री है ह्यूमंस की, वो ऐसे ही आए हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके, इवॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अच्छा बुरा exists at the level of this physical reality, at the level of this game। तो उसमें जो अच्छा बुरा है उसके हिसाब से अपने लोगों को देख के प्रोटेक्ट करके चलना है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ में सिस्टम्स, टीम्स, पैसे, ये चीजें रखनी होंगी कि आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सको। You need a group, you need a community, your team,
यस मलिका, आपने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन हो। मेरे माइंड में ना कुछ कन्फ्यूजन है। जब हम लोग दी रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन में एक चीज़ है सूफीज़म, ठीक है, जिसको कुछ लोग तरीक़त भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप चीज़ समझी जाती है हमारे रिलीजन में। जब भी इसका ज़िक्र होता है तो लोग समझते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत ख़राब चीज़ का ज़िक्र हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि व्हाट आर द बाउंड्री लाइन्स, और क्या इस चीज़ का हमारे रिलीजन से है कि मतलब यानी कि हम टू अंडरस्टैंड आवर रिलीजन वेल, क्या हम डिपेंड कर सकते हैं ऑन सम पीपल जिन जो इस उसमें हमें लगता हो कि हाँ ये एक्सपर्ट हैं, या ये क्लोज़र टू अल्लाह हैं, या ये जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं इस रास्ते को आसान करने के लिए। तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी इस हवाले से, जिसमें आपने मैं का ज़िक्र किया था। तो ये चीज़ मैं बचपन से सुनती हुई आ रही थी कि अल्लाह ताला हमारी मैं को मतलब कम कर दे, या हमें उस चीज़ से जो है उस मतलब उस माहौल में मैं बचपन से रही हूँ। बट आई नेवर एवर ट्रस्टेड ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि मैं जब अपनी फ्रेंड्स में बैठती हूँ या अपने सोशल सर्कल में बैठती हूँ, तो दे आर टोटली अपोजिट टू दीज थिंग्स, और वो इस चीज़ को बहुत गलत समझते हैं और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी बचपन से। तो फिर जब मैंने आपकी बातें सुनी, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अगेन कि यार वो इस तरीके से मैं बचपन से जिस सर्कल में बैठी हूँ, वहाँ पे इस तरीके की बातें होती थी और इस तरीके की सोहबत होती थी। बहुत सारी बातें जो है उस वक़्त आपकी वीडियोस देखकर मुझे रियलाइज़ हुई कि अच्छा वहाँ पर, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, तो वहाँ पर जो इस तरह की बातें हो रही थी वो उसका मतलब ये था, और वहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज़ कि ना लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म क्यों है कि अगर हम किसी को अपना बड़ा मान लेते हैं या कुछ है, तो इज़ इट करेक्ट, और व्हाट आर द बाउंड्री लाइन्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इफ वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट? आप मुझे थोड़ा सा और इसको वो करना कि आप एक्चुअल में जानना क्या चाह रहे हो, कि अगर आप सूफीज्म के थ्रू जा रहे हो या जो इस्लाम का वो जो पर्सपेक्टिव लोगों को बताया जाता है उसके थ्रू जा रहे हो, तो आप क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो या क्या कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो? देखें, जैसे कि आपने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी जिसके अंदर आपने कहा कि इस दुनिया में आने का इंसान का एक पर्पज़ है, ठीक है? वो ये है कि सिरात मुस्तकीम पर चलना, ठीक है? तो अब जैसे आप बोलते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चलना जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो वो लोग जो हैं वो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, दे आर एग्ज़िस्टिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। तो अगर जो है हम लोग उस रास्ते पर चलने के लिए उनको फ़ॉलो करते हैं, तो वी कैन डू दैट, ताकि हमारा जो वो पाथ है, वो रास्ता है, वो आसान हो जाए। हमारा जो कभी-कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं, दुनिया में खोते चले जाते हैं, उस चीज़ से हमको ड्रैग बैक करने में और हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करने में कि कुरान मजीद के बारे में बताना, तफसीर बताना। तो अगर इस हवाले से हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इज़ इट करेक्ट और नॉट, और हाउ मच वी कैन गो फॉर दैट? फॉलो करके अगर आप जान भी गए बातें तो उससे क्या होगा? उससे जैसे कि हमने अपने अपने आप को चेक करने का उससे मौका मिलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, कि क्या गलत कर रहे हैं, और जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। हम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं, किन चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। ये सब चीज़ें उससे पता लगती हैं, अंदाज़ा होता है। और अगर आप जान भी गए और व्हाटएवर अच्छा, दैट। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन जो गैदरिंग्स की जो एक फीलिंग होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती है। दे मेक यू फील क्लोजर टू अल्लाह। तो आई वांट यू टू अगर गाइड मी। अंडरस्टैंडिंग आ भी गई, लोगों को आपने फॉलो किया भी और आप अल्लाह से करीब भी होने लगे, तो व्हाट डू यू थिंक उससे क्या होगा? वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा उस रास्ते पे चलने में। और सिरातुल मुस्तकीम की आप बिकॉज बात वी करें वो वी ऑलवेज नीड गाइडेंस, तो क्योंकि जब हम लोग अपना वो वाली मैं चीज़, जैसे अगर मैं उस गैदरिंग को छोड़ देती हूँ, तो फिर दुनिया में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक
मैं फिर वो उस साइड से मेरा माइंड हटने लग जाता है, आप तो कह मैं रहे उस हो चीज कि को फिर आप सूफिज्म वाली अगर गैदरिंग छोड़ देते हो तो यही कह रहे हो ना, हम्म, सूफिज्म वाली गैदरिंग। हाँ, ठीक है, अगर आप उसको छोड़ते हो तो दुनिया में और इन चीजों में आपका ध्यान ज्यादा लगने लगता है, बट ज्यादा आप कह लगता रहे हो है। कि आपका ध्यान यहाँ लगा रहे। हम्म, तो ध्यान लग भी गया और अगर आप बातें जान भी गए तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या फायदा होगा? यही ना कि हम लोग अपने दीन को जान लेंगे, अल्लाह के और करीब, अल्लाह के करीब होना मेन मकसद तो वही है ना, कि अल्लाह को हासिल करना, अल्लाह को पाना, उसके करीब होना। एसेंशियली जब ये एक बात की जाती है कि उन लोगों का रास्ता जिनको इनाम मिला, तो जरूरी नहीं है कि इस वक्त जो लोग दुनिया में जिंदा है सिर्फ उनकी बात की जा रही है। इसमें जो हम्म, गुजर गए हैं लोग, उनका भी जिक्र है। उन्होंने भी बातें लिखी हैं, चीजें बताई हैं, शेयर करी हैं, अहादीस हैं, सेइंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप उनकी पढ़ सकते हो। रही बात इसकी सूफिज्म या इस्लाम का जो दूसरा मतलब है, या सूफिज्म उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाता है और कुछ अलग रिलीजन्स कुछ अलग बातें करते हैं। जनरली आप जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फोकस करो। सूफिज्म या अलग अलग, अगर आप उसको ओवरऑल देखोगे तो हर डिफरेंट मजहब, हर डिफरेंट सेक्ट एक के बारे में ही बात कर रहा है। सूफिज्म, ताओइज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब बात एक ही के बारे में कर रहे हैं। आपको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, वो दूर करनी है, तो आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। अच्छा, जो सूफीज़्म है ना, उसमें एक पाथ फॉलो होता है, फना फी शेख, फना फी रसूल और फना फिल्लाह। तो आई स्टक ऑन दैट पॉइंट कि फना फी शेख वाला जो पॉइंट है ना, आई एम राइट नाउ, आई फील माई सेल्फ टू मच स्टक ऑन दैट। फनाफी सो शेख का मतलब क्या होता है? असल में इट्स नॉट ईजी टू एक्सप्लेन, आई नो दैट, बट उसको जो है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इतना अच्छे से मैं नहीं कर सकती। मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं मालूम है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन इस वक्त एट द मोमेंट कि मैं इस पे आपको सही एडवाइस दूं। व्हाट माय मेथड वाज कि मेरी ये सफरिंग है, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये मेरी ओवर थिंकिंग है, या ये मेरी प्रॉब्लम है और ये रिजॉल्व नहीं हो रही, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये किस किस्म की बातें हैं कि थॉटलेस स्टेट और पीस और चीजों से फर्क नहीं पड़ना, डिटैचमेंट, एनलाइटनमेंट, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस। और वो जानने की क्यूरियोसिटी में मैं कोई भी सिस्टम में फर्क नहीं करता, जहां से मिले, जैसी मिले नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले, आई लर्न इट। आई ट्राई टू गेन नॉलेज, आई ट्राई टू क्वेश्चन माई ओन अंडरस्टैंडिंग। और उस प्रोसेस में आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आते हो, तो आप देखते हो कि जितनी भी सफरिंग है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसकी जो रूट है, जहां से वो पैदा होती है, आपके जो भी थॉट्स दिन भर में, आप जितने भी हजारों थॉट्स आते हैं एक इंसान के दिमाग में, तो वो थॉट्स पैदा कहां से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, तो उसके पीछे होता है डिजायर और फियर। जिस चीज के रिलेटेड आपके अंदर डिजायर होगी, चाहत होगी, या जिस चीज से रिलेटेड खौफ होगा, उसी के ख्यालात आते हैं। जिस इंसान को पाने की ख्वाहिशात होंगी, उसी के थॉट्स आएंगे। या जिसको खोने का डर होगा, उसके थॉट्स आएंगे। करियर में, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स में, अपनी ड्रीम कार के बारे में, अपनी घर के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने जो भी आपकी जो थॉट्स चलते हैं, उनको अगर आप गौर से देखोगे तो उनके पीछे या तो उनसे रिलेटेड चाहत है, या उनसे रिलेटेड खौफ है। यानी आप इस दरवाजे के बारे में नहीं सोचते दिन भर, नीचे कारपेट के बारे में आप नहीं सोचते, या आप इस दीवार के बारे में नहीं सोचते, क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई डिजायर फियर नहीं। आज चाइना में किसी के साथ कुछ हुआ होगा, हम उसके बारे में नहीं सोचते। किसी और मुल्क में किसी के साथ कुछ हुआ होगा, उस चीज का थॉट हमारे दिमाग में तंग नहीं करता हमें। नियरली 250 मिलियन पीपल, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, हमें उसके थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं चल रहे। तो हमारे दिमाग में थॉट्स किस चीज से रिलेटेड चलते हैं? जिससे रिलेटेड या तो हमारे अंदर कोई ख्वाहिश होती है, या तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई खौफ होता है, उसको खो देने का खौफ, या कुछ हो जाने का खौफ, या उसको पाने की चाहत। यही मेजॉरिटी थॉट्स हैं। अब ये जो डिजायर और ये जो फियर है, ये क्यों ये क्यों आया है और ये क्यों पैदा हुआ है और इसकी जड़ क्या है? तो आप उसकी जब रूट कॉज में जाते हो कि डिजायर और फियर के नीचे क्या है, तो आपको मिलता है कि वहां एक मैं है। मैं का मतलब आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। इस बॉडी को, इस रूप को जो दिख रहा है, उसको मैं समझता हूं। तो जब मैं इसको मैं समझता हूं, तो उसके बेस पे डिजायर और फियर्स बनते हैं, और इन डिजायर्स और फियर्स के बेस पे मेरे तमाम थॉट्स चलते हैं। तो अगर इसकी जो बिल्कुल रूट जड़ है उसको देखना है, तो पहले तो आप डिजायर और फियर के लेवल पे भी काम कर सकते हो, बट अगर बिल्कुल जड़ से उसको आपने देखना है, तो आपका जो मैं है, आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को समझ लूं कि मैं ये शर्ट हूं,
अब इस शर्ट के हिसाब से मेरे डिजायर और फियर बन जाए। इस शर्ट को किसी ने बुरा कैसे बोला, मुझे बोला। इस शर्ट के बारे में किसी ने ऐसा कैसे बोला, मुझे बोला। अगर इस शर्ट फट गई तो मैं फट गया, मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे साथ नुकसान हो गया, मुझे इस शर्ट के साथ और शर्ट को जमा करना है, मुझे इस शर्ट को अच्छा बनाना है, मुझे इस शर्ट की लोगों की नजर में इज्जत बनानी है। अगर मैं अपने आप को शर्ट समझूं और मैं शर्ट हूं तो मैं ये सब बेवकूफी करूं। लेकिन अगर मैं शर्ट नहीं हूं तो शर्ट से रिलेटेड जो भी चाहते हैं, जो भी खौफ है, वो गए, जो होता है वो है। ऐसा नहीं है कि मैं अब इस शर्ट का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं इस शर्ट को धोऊंगा, साफ रखूंगा, इसका ख्याल रखूंगा, जो भी आप केयर करोगे वो आप करोगे, बट उससे अटैच्ड होकर के उससे रिलेटेड डिजायर्स और फियर्स वो मिट जाते हैं, तो शर्ट से रिलेटेड थॉट्स मिट जाते हैं। इसी तरह अगर मैं खुद को, जब ये बॉडी समझ लेता हूँ और खुद को समझ लेता हूँ कि मैं ये हूं, तो फिर इसके बेस पे डिजायर्स और फियर्स पैदा होते हैं। अब मुझे इसको व्हाटएवर बड़ा बनाना है, इसकी रिस्पेक्ट, लोगों की नजर में इसकी इमेज, इसका स्टेटस, इसके पास बहुत कुछ होना चाहिए, ये और वो, और सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ, दिस दैट। एट सम पॉइंट वो बुरे नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, स्ट्रेंथ बुरी नहीं है, पावर बुरी नहीं है, टू एज लॉन्ग एज आप उसको एक मॉडरेशन में रख सकते हो। यानी आपकी जो नीड्स हैं, वो नीड्स पूरा करने के लिए, कंफर्टेबली पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, आप उसके लिए पैसा बना रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई बुराई नहीं, कभी उसके अगेंस्ट मत जाना। बट एक है कि आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं कंफर्टेबली, बट फिर भी आप पागल हुए पड़े हो किसी चीज के पीछे, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जो ओवर एक्सेसिव ग्रीड है, या जो नीचे की तरफ उस चीज को बिल्कुल धुतकारना है, दैट इज द प्रॉब्लम। बट यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो इसी अंडरस्टैंडिंग पे आकर के आप जो है सूफिज्म का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, या इस्लाम का कॉन्सेप्ट, या व्हाटएवर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो। माय एम इज कि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि जो आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग है, जो आप मानते हो मैं हूं, उसको क्वेश्चन करो कि क्या मैं ये बॉडी हूं? अगर बॉडी नहीं हूं तो मैं क्या हूं? अब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, लोग बोल देंगे सोल हूं, तो सोल क्या होती है? सोल का एक्चुअल में हकीकत क्या है? इसको जानने के लिए आप अगर इन सोर्सेस को यूज कर रहे हो, जहां भी आपकी इंफॉर्मेशन की सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो दैट इज गुड। आप अगर सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को क्वेश्चन नहीं कर रहे और सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो, तो वो आप जो जड़ है, जो वजह है, जो प्रॉब्लम है उस बीमारी की, उसको आप टैकल नहीं कर रहे। जैसे किसी के पेट में कुछ इश्यू हो गया, उसकी वजह से उसके चेहरे पे दाने आ रहे, तो वो ऑइंटमेंट लेकर के अपने चेहरे पे लगाया जा रहा है और बोल रहा है ठीक नहीं हो रहा। अरे प्रॉब्लम पेट में, उसने पेट की एक बार गोली लेके खाई, पेट की बीमारी ठीक हुई, दाने अपने आप गए। तो जो प्रॉब्लम है वो हमारे अपने बिलीव्स और मान्यताओं में, तो हमें अंदर से उनको क्वेश्चन करना जरूरी है, और उनको क्वेश्चन करने में आप इन चीजों, इन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। कुछ कुछ क्लियर हुआ? जी, क्लियर हुआ। लेकिन जो है बस यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं जब क्वेश्चन और करना हाँ, शुरू कर देते हैं मैं और एक ये और बात सब ऐड चीज़। करता हूँ इसमें, कि आपने मुझसे एक और बात पूछी थी कि लोग ट्रिगर होते हैं, तो उसका क्या करना हुँ, है। देखो, जो सच नहीं जानता वो ट्रिगर होता है, हुँ। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये देखा है कि जो भी इंसान सच नहीं जानता वो ट्रिगर है, उसके और वो अंदर बाहर से। निकल के सोचना नहीं चाहते, मतलब वो दूसरा वर्ल्ड व्यू देखना नहीं चाहते। वो जो है ना, बस वो कहते हैं जो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें इससे आगे का कुछ नहीं सोचना ना देखना। तो सो मैंने दैट्स अपनी इट। लाइफ में क्या यूज करा था, अगर मुझे, जैसे मैं आपकी स्टेज पे हूँ और मुझे लोगों से डिस्कशन करनी है, समझना है या इल्म हासिल करना है, तो मैं क्या फिल्टर यूज करता था कि जो भी इंसान ट्रिगर हो रहा है उसको हुँ, छोड़ देना। म्यूट करेगा वो अपने आप को, हुँ, रिक्शे की आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी भी इंसान को आप कुछ भी कह करके अगर उसके अंदर से एक इमोशनल रिएक्शन पैदा कर सकते हो, तो सोचो कितना आसान है। अगर आप उसके इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, वो अपने इमोशंस के खुद कंट्रोल में नहीं, आप उसका इतना सा कह के मालिक बन सकते हो, वो गुलाम की तरह एक्ट कर रहा है ऑन इन हिज और हर इमोशंस, क्या आप उससे बैठे हो? जो सच नहीं जानते वो ट्रिगर होते हैं, उनके अंदर से इमोशनल रिएक्शंस निकल करके आते हैं। जो सच जानते हैं वो हंसते हैं, उनको आप पे हंसी आएगी। आप जाके उनको कुछ भी बोलो, ये जो तुम सब मानते हो ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बातें करो, बोले हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, उसको बिल्कुल ना ट्रिगर होगा, ना कोई इमोशनल रिएक्शन आएगा, कुछ नहीं होगा। इवन दो वो लोग आपको बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। एक टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मुझे चीजें समझ आने लगेंगी
लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा और ये होगा और वो होगा और ऐसा आएगा। जैसे जैसे बात समझ आने लगी, लोगों को बताने की डिजायर भी खत्म हो गई। अब ये भी नहीं रहा कि लोगों को बताओ, तो व्हाट टू डू। तो अगर कोई जबरदस्ती अपना उसमें लगे कि आओ नहीं हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे, और वो दुनिया को बताने में और बदलने में लगे हैं, तो वो भी अभी दूर है सच से। और प्लस अगर आप ये देख रहे हो कि कोई इंसान ट्रिगर हो जाता है, तो वो फिर इट इज माई ऑब्जर्वेशन कि वो सच नहीं जानता, क्योंकि जो जानता है उसे वो ट्रिगर नहीं होता, उसे हंसी आती है। जैसे अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां पढ़ोगे या जो भी किस्से पढ़ोगे, तो उनको जिन लोगों ने बुरा भला भी बोला या जिन लोगों ने उनको गलत भी बोला, वो उनसे किसी से ट्रिगर नहीं हुआ, किसी से रिलेटेड उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उल्टा उनके भले के लिए दुआ करी। तो जो सच जानता है वो ट्रिगर नहीं होता। ये जो सच नहीं जानते वो ट्रिगर हो जाते हैं, और तुमने हमारे उसके बारे में ऐसा बोला, उसके बाद अपनी ही गाड़ियां चला रहे हैं, अपनी ही सड़कें तोड़ रहे हैं, अपनी ही दुकानें खराब कर रहे हैं, अपनी ही जगहें खराब कर रहे हैं और मारा धाड़ी और ये सब कर रहे हैं। जिसको वो फॉलो करते हैं, जिस रसूल को वो फॉलो करते हैं, उसने ऐसा नहीं करा कभी। तो ये किसकी एग्जाम्पल के बेस पे ऐसा होता है, बट दैट्स हाउ इट इज। एक और किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, अस्मा, आई थिंक आपका नाम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बचपन में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पेरेंट्स की तरफ से मिलता है राइट। किसी भी रिलीजन के किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो अब जैसे एक कोई भी सेक्ट फॉलो करते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमें भी मतलब उसी चीज़ का कहा जाता है कि वो चीज़ फॉलो की जाए। अब लाइक डिफरेंट सेक्ट्स के जो स्कॉलर्स हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन होता है डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो अब फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उस पे डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनका डिफरेंट वो है कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे मतलब हम ये कैसे जानेंगे कि जो ये स्कॉलर कह रहे हैं, ये इस सेक्ट के ये स्कॉलर, ये इनकी बात ठीक है, और जो ये वाले स्कॉलर कह रहे हैं ये बात गलत है। वो जो हमने एक कॉन्सेप्ट बचपन से सुना हुआ है, उसको हम लोग किस तरह से अपने माइंड में क्लियर करेंगे ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। लेकिन उसके लिए अब जैसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे सोशल मीडिया से, कहीं से भी, तो वो डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। हमें कैसे ये चूज़ करना है कि ये जो टॉपिक के ऊपर ये जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ठीक है? दो बातें हैं। पहला, जहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, और आप उसको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इमेजिनेशन है, उन्हें छोड़ दो। रियलिटी सेम है। अगर आप अष्टवक्र गीता ने जो कहा है, सूरह इखलास ने जो कहा है, क्रिश्चियनिटी में जो एक्चुअल में बताया गया, अगर आप उसे एक्चुअल में खुद से स्टडी करोगे, तो बहुत आसान है ये देखना कि सेम बात लिखी है। लेकिन अब आप इनके जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने अपना सो कॉल्ड सेटअप बना के रखा है कि हम तुम्हें बताएंगे यहाँ क्या लिखा है, वहां आपको फर्क मिलेगा। एग्जैक्टली उसी चीज़ में कह रही हूँ मैं कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनका हर एक का अपना ओपिनियन होता है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि मतलब जो ये स्कॉलर जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है? आई डू नॉट फॉलो सच स्कॉलर्स, तो मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्कॉलर्स के थ्रू जाओ। व्हाट यू कैन डू इज गो टू द सोर्स डायरेक्टली। मैं क्या करता था, अगर मुझे किसी चीज से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो लेट्स से कोई भी टॉपिक है, डिवोर्स और मैरिज और मनी, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, फास्टिंग, तो मैं उससे रिलेटेड किसी भी स्कॉलर को आप शुरू में खोलता था, और वो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक रेफरेंस देते थे कि इस चीज के बारे में सूरा नंबर दिस आयत नंबर दिस में लिखा है, सूरा नंबर दिस आयत नंबर दिस में लगा है, फिर वो अपना एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं उनकी वो रेफरेंस लेके वीडियो पॉज कर देता था, वो रेफरेंस मैं कॉपी करता था, जाता था वो टॉपिक खोलता था डायरेक्ट quran.com पे, उसकी ट्रांसलेशन ऑन करता था 5-6 ऑथर्स की, क्योंकि हर ऑथर भी अपने हिसाब से ट्रांसलेट करता है वर्ड को, तो नीचे 5-6 ट्रांसलेशन ऑन करके वो पढ़ता था वहां से डायरेक्ट, और खुद अपने आप से उसको समझने की और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता था। तो उसके बाद मैं अगर उन स्कॉलर्स का एक्सप्लेनेशन सुनता भी था, तो कई बार मैं उनसे एग्री करता था, कई बार मैं नहीं करता था। तो उस हिसाब से मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंशिएट किया है लोगों से। और अब तो बहुत आसान है, जो भी टॉपिक आप समझना चाह रहे हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर करना चाह रहे हो, आप उससे रिलेटेड कुरान से डायरेक्ट उठाओ बात, और उस वहां जो वर्ड्स हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग आप पता कर सकते हो गूगल से या चैट जीपीटी से, किसी से भी। चैट जीपीटी वगैरह से ओपिनियंस नहीं लेनी है,
क्योंकि उसकी ओपिनियंस गलत हो सकती हैं। आप अगर लेकिन उससे बोलोगे कि डिक्शनरी में इस वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या है, तो वो आपको बता देगा और वहां से आपको जो एक्चुअल में लिखा है वो समझ आने लगेगा। दूसरी ओके बात कि आप जो ये बातें हैं उन सबको आप एक्सपीरियंशियली प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो। जो भी आपके एक्सपीरियंस से वेरीफाई नहीं हो रही है उन बातों को छोड़ जाओ, और एक्सपीरियंशियली वेरीफाई करने के लिए मैंने पिछले कुछ सेशन में एक बात बताई थी, मेडिटेशन के उस तरीका है, उससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि अब फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपना कॉन्सेप्ट किसी एक टॉपिक के ऊपर क्लियर कर लिया, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब अगर मैं वो पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ शेयर करूं, लाइक किसी गैदरिंग में, तो वो मतलब जैसे पहले बात की थी उन्होंने कि ट्रिगर हो जाते हैं सब, तो इसका मतलब फिर हम उस चीज़ को शेयर करें ही ना, वो अपने नहीं, कॉन्सेप्ट पे चलते रहें और हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते रहें। देखो आप मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ये बातें अपने पेरेंट्स की महफिल में या अपने रिलेटिव्स की या अपने सर्किल के लोगों में या जो भी मेरा वो था वहां बैठ के करूंगा, तो देयर इज हाई पोटेंशियल जिसकी आप बात कर रहे हो। और हाई पोटेंशियल क्या होंगे, लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बातें करेंगे, इंटरेस्टेड ही नहीं है। एज इजी एज दैट। उनके उनकी बातें, उनके टॉपिक्स महफिलों में किस किस्म के चिंदी डिस्कशंस होते हैं, व्हाटएवर इट इज। अब उसको मैं चिंदी कह रहा हूँ, वो उन लोगों के हिसाब से जो भी है, फन है, व्हाटएवर उनका अपना है। तो मैं बोलूंगा यार वो ये तो डिस्कस ही नहीं कर सकते यहाँ, दिस और दैट। मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूंगा जाकर के, क्यों बताऊं, क्यों डिस्कस करूं, क्यों किसी से कुछ बोलूं, खामोश। मैं किससे डिस्कस कर रहा हूँ? आप लोगों से। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई फाइंड माय ओन पीपल, आई फाइंड माय ओन कम्युनिटी। मुझे जिनसे डिस्कस करना है, जो जानने में इंटरेस्टेड है, मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो एक है कि आप लोग जो जानने में इंटरेस्टेड हो, जो जानना चाहते हो, मैं आप लोगों को छोड़ दूं। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, रिस्पेक्ट दे करके पूछ रहे हैं, उन सबको निगलेक्ट करके ऐसे लोगों को अपनी बातें ऑफर करूं जिनको ना कदर ना अहमियत, ना वो जानना चाह रहे हैं, वो ट्रिगर भी होंगे। दैट इज माई मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ इंटेलिजेंस के मैं ऐसे लोगों के आगे क्यों अपनी बात रख रहा हूँ। कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं अपने सर्कल में, लोगों में, रिलेटिव्स में, पेरेंट्स में, इधर उधर कहीं पे भी इसके बारे में बात नहीं करता, कोई डिस्कशन नहीं करता। ओके, थैंक यू सो मच। यस। इब्राहिम, आपने हैंड रेज किया था। जी सर, मेरा उधर आपने कुरान के बारे में कहा था कि ये तर्जुमा जो है वो डायरेक्ट उठा के आप वहाँ से उसको समझ सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि कुरान में अक्सर मानवी बात की जाती है, फिजिकल वो नहीं होती। जैसे कि दिल के बारे में कहा जाता है कि सोचता है, लेकिन वो दिल तो सोचता तो नहीं है, वो तो कुरान में इशारतन बात करते हैं ना अल्लाह। तो अक्सर हम वो लफ्ज़ जब हम मानी उठाते हैं ना, तो वहाँ पे हम गुमराह हो सकते हैं। वैसे भी कुरान में अल्लाह ने मैंने एक आयत सुनी थी जिसमें कहा गया कि इसी कुरान को पढ़ के आप लोग गुमराह हो सकते हो। तो फिर ऐसे भी होता है नहीं, फिर से कि बताना ये आप बात, जब आपकी आवाज कट मानी रही है। उठाते हो तो आप वहाँ पे गुमराह हो सकते हो। तो मेरा जब आपने ये कुरान के बारे में बात की थी, तब ये मेरे माइंड में एक सवाल आया था, तो फिर बात हो रही थी। कहाँ पे आवाज़ कटी मेरी? जो आपने सेकंड एग्जांपल दी कि कुरान में लिखा गया है कि कुरान पढ़ने से किस कुछ आपने कहा ना। जी, मैं कुरान पढ़ के जो है वो एक आयत है मैंने सुनी थी, जिसमें कुरान पढ़ के गुमराह हो सकते हैं हम। जो मानी उसका हम उठाएँगे उसका सीधा-सीधा। तो कई लोग गुमराह भी हुए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इतने जो है फ़िरके हैं, शिया ये वो सारे, सब ने अपने-अपने माने उठाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक इतना फ़र्क पड़ा हुआ है। तो तो हम आप जैसे वो कह रहे थे कि सीधा मानी उठा के आप समझ सकते हैं, तो वो सीधा मानी उठा के कैसे समझ सकते हैं? जबकि अगर सीधा मानी उठाएँगे तो अल्लाह तो कुछ और कह रहे होते हैं और हम कुछ और समझ लेते हैं। मतलब उस मानी हाँ, में तो तफ़सीर में उसमें अगर आप जो देखें माने तो लिखा फिर है, उसमें जो वर्ड लिखे हैं, उस वर्ड को आपने बार बार इन डेप्थ उसका मतलब और लिटरल उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो गहराई से निकालना होगा। तो वो मतलब जितना समझ आता है एक तो इस स्टेप से क्लियर होगा। एट द सेम टाइम जो भी सेक्ट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, मैंने ज्यादा उनको उनके बेस पे अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करी है ना सीखा है। मैंने अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को यूज करा है। कई बार ये वो लोग हैं जो अब दुनिया में है भी नहीं। तो आप इस किस्म के लोगों को यूज कर सकते हो जो आपको प्रैक्टिकली उस सच को वेरीफाई करने में गाइड कर सकते हैं। जिसका मैंने कहा, मैं हर सेशन में कहता हूँ कि इसके दो पार्ट हैं, एक है इल्म, एक है एक्सपीरियंस। तो इल्म हासिल करना और उसका एक्सपीरियंस होना। जब उस चीज का एक्सपीरियंस भी होता है तब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो उस इल्म को कि क्या ये सही है या नहीं। तो
बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पास्ट में इसके बारे में बात करी है और बहुत खुल के करी है। उनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनके बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप आराम से सुन सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातों में भी कुछ जगहों में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, मगर इसके बारे में जो लोग जिक्र करते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं करते, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में दबे लफ्जों में होता है। रूमी की बातों में आपको कुछ इसकी बातें मिलेंगी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातों में इसकी कुछ बातें मिलेंगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो अश्ता बकर गीता और राजा जनक की कॉन्वर्सेशन में आपको इसकी बातें मिल जाएंगी। ब्रूस ली ने इसके बारे में एक अलग तरीके से बात, उसने स्पोर्ट्स के थ्रू और फिलॉसफी के थ्रू इसके बारे में बात करने की कोशिश करी है। और करंट अगर आप लोगों को देखो तो उसमें यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी एक हैं, वो बात करते हैं। और यस और अगर आप डायरेक्ट कुरान से समझना चाह रहे हो तो आप सूरह इखलास खोल के उसको गहराई से स्टडी कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जो सच की बात कर रहे हैं, और इन सब की बात अगर आप गहराई से सुनोगे तो आप देखोगे सब एक ही बात कर रहे हैं। उन लोगों की ओपिनियंस में, बातों में आपको फर्क नहीं मिलेगा। तो दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट विच इज सेम फॉर एवरीवन। और ऐसा नहीं है कि कुरान पढ़ने से आप गुमराह हो जाओ, तो नहीं पढ़ने से क्या गाइडेंस मिल जाएगी। तो यू कैन स्टडी इट, और जो वर्ड्स लिखे हैं उसको जिस ट्रांसलेट करने वाले ने ट्रांसलेट करा है उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ट्रांसलेट करा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी अल्फाज मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं अहद के बारे में, कुल हुवल्लाहु अहद के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो अहद का मतलब तो एक लिखा है, लेकिन मैंने अहद को कॉपी करा, गूगल पे गया, पेस्ट किया, उसकी डिक्शनरी से मतलब निकाले, लिटरल रूट वर्ड मीनिंग ऑफ अहद या लिटरल मीनिंग ऑफ अहद, व्हाट इज द रूट वर्ड फ्रॉम विच अहद ओरिजिनेट्स। तो बहुत सारी नीचे डिटेल्स खुल जाती हैं, बट उनको खोल के जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको समझ आता है ओ अहद का मतलब तो है ही कुछ और, अल्लाह समद, समद का मतलब तो कुछ है ही और, लिखा ही कुछ और है। तो वो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। मलिहा ने कुछ हैंड रेज किया था कुछ पूछने के लिए। जी, बस मेरा यही पॉइंट था कि हम लोग मतलब ओवरऑल हर ज़ाविये से अगर कुरान मजीद को समझना चाहें तो हम कुरान को खुद ही नहीं समझ सकते कंप्लीटली, और दूसरे हमें मतलब किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी उसको समझने के लिए, चाहे वो यूट्यूब लें हम, या डिफरेंट किताबों को देखें, या रेफरेंस उसी की तफसीर देखें, मुख्तलिफ लोगों ने जो उसकी तफसीर वगैरह लिखी है। तो अच्छा, उन तफसीरों में भी फिर फ़र्क है। जैसे कि अगर आप एक तफसीर देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो मतलब जैसे कि एक है, अब ये सूरह इखलास का ही ले लें तो कुछ जगहों पर जो है ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये मदनी सूरत है, लेकिन फिर जब इसकी डिटेल मतलब मैंने देखी तो पता चला कि ये तो मक्की सूरत है, और ये स्टार्टिंग के दिनों में ही आई थी सूरह काफिरून के बाद। तो जब काफिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि अल्लाह कैसा है, वो किस तरह दिखता है, उसकी कि कितनी औलादें हैं, क्या है, तो फिर ये सूरत आई थी। तो यहाँ पर ना डिफरेंसेस बहुत पाए जाते हैं, चाहे वो हम सेक्स की बात ले लें या हम कुछ भी कर लें। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा ही हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें मिल जाते हैं कि अब हर बंदा जो है ना वो अपने ओन पे कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा कर रही है, तो ये एक्चुअल में कन्फ्यूजन का भी बाइस है। आपने जो मैंने उसका तरीका बताया था एक्सपीरियंस करने का, वो आपने फॉलो किया? जी कुछ एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, हुआ एक्सपीरियंस। कैसा, क्या एक्सपीरियंस हुआ, किस किस्म का? व्हाट यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? जो एसेंस है, जो कॉन्शियसनेस है, जो अलग अलग नाम हम देते हैं, उसका उसकी एक मैंने कहा था एक आवाज है, उसको लोग अलग अलग वो कहते हैं, बट वो आप सुन सकते हो। क्या वो आपके एक्सपीरियंस में आई? Somehow, but I cannot express that completely. So I can feel that it's not a very clear voice, but I can feel something. अलग अलग आवाजें आ रही होती हैं, उसमें आप फर्क कर पा रहे थे कि ये ब्रेथ की आवाज है, ये हार्ट बीट की है, और एंड देन और क्या, और किस किस्म की आवाज आई? मतलब कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट फुली, एक आवाज़ नहीं कह सकते आप उसे, बट वो एक अलग सी कोई डिफरेंट सी फीलिंग थी वो। What do you mean by feeling here? मतलब कि एक वाइब कह लें आप उसे, या मतलब कुछ आई फील वेरी डिफरेंट ऑन दैट टाइम। डिफरेंट से क्या मुराद है? रिलैक्स, स्ट्रेस्ड, या? वेरी रिलैक्स्ड एंड काम फीलिंग। ओके, बट आप कह रहे हो कि कुछ आवाज या वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं, हाँ। तो सिट विद और आप मोर हो सकता है
कि कभी किसी को कुछ दिन में, कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में आ जाती है, बट आ जाती है, और उससे अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर करती जाते हो। तो वो जो रियलिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सारी बातें उसी के बारे में लिखी गई। जो आपका क्वेश्चन है कि सेक्स में बहुत अलग अलग सेक्ट्स बन गए हैं, अलग अलग सेक्ट के लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। आई एग्री विद दैट, इसलिए मैं किसी को सुनता नहीं। मैं इन लोगों को सुनता है, मुराद इन लोगों की बातें सुन करके उसको मानता नहीं। तो माय पॉइंट इज ऑलवेज कि उसको क्वेश्चन करना या उसको जानना, और अगर उसको जानने के उसमें कोई ट्रिगर होता है या कोई इमोशनल रिएक्शन दिखाता है या कोई ऐसी बात करता है जिसको मैं एक्सपीरियंशियली वेरीफाई नहीं कर सकता, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। I do not listen to those guys. I got your point, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ पे हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे। एक तो हमारे पास टाइम इशू है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाएं, क्योंकि हमें अपनी जो डेली की रूटीन है और चीज़ों को भी साथ साथ रखना है। एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई, तो उसके लिए हमें किसी न किसी की जो है ना हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो जो कुरान मजीद को एक्सप्लेन करता हो, चाहे वो कुरान मजीद की लिखी हुई डिफरेंट तफसीर है। जैसे अगर आप quran.org पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको तफसीर मिलेंगी। तो डिफरेंट वो आपसे खुद पूछते हैं कि आप किसकी तफसीर पढ़ना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे 4-5 स्कॉलर्स कह लें आप, उनकी तफसीर होती है और उसमें भी फ़र्क है। वो तफसीर भी पूरी मुकम्मल एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तफसीर भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तर्जुमे में भी फ़र्क है, सो हाउ कैन वी, और जो आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग जाके देखो, तो उससे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग तो देख लिया, लेकिन बाज़ जगहों पर ना मीनिंग्स में भी डिफरेंस आ रहा है। मैंने जिन लोगों का अभी नाम लिया था, उन लोगों की जो बातें हैं वहां पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस मिल सकती हैं, मैंने जितने भी अभी नाम लिए थे। एंड आई वुड लाइक टू नो, अभी आपकी एज क्या है? मतलब आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ग्रेजुएट हो, जॉब कर रहे हो? जी, मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, बीएड किया मैंने बेसिकली, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स, और आई एम 25। तो अभी अगर आपके पास इसके लिए एक्चुअल में टाइम नहीं है, या जो भी आपका रूटीन है, या जो भी आपकी मसरूफियात हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वहां पे ध्यान दे लो, वहां पे टाइम दे लो। इसमें ये जो फील्ड है, ये जो जानने का अमल है, ये बहुत फुर्सत मांगता है और ये बहुत टाइम मांगता है, और इसको पूरा ध्यान दे करके इसके साथ ठहरना होता है। फॉर इट कैन टेक एज लॉन्ग एज एनीथिंग फॉर पीपल, फॉर मंथ्स, फॉर years लोग इसके साथ ठहरे रहते हैं। तो इसमें what if we want to continue it with our life, मतलब हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इसको कंटिन्यू रखना चाहें, क्योंकि हमारा एक रिलीजियस पाथ भी तो है और वही हमारा मेन गोल है, लेकिन हमें दुनिया में सरवाइव करने के लिए सब कुछ करना भी है। आप कह रहे हो कि हमारा एक रिलीजियस पाथ है और वही हमारा एक मेन गोल है, ये आप कह रहे हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हो। अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड के इंसान से बात कहोगे, वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, और आप किसी और से बात कहोगे तो वो बोलेगा ऐसा नहीं होता, ये होता है। वो उसका एक दूसरा बिलीफ दिखाएगा, ये आपका बिलीफ है, और एक और कोई तीसरा आएगा, वो बोलेगा ये सब कुछ बिलीफ होते ही नहीं। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ये जो मेरा बिलीफ है, जो मैं मानती हूँ कि ये एक रिलीजियस बात है और यही हमारा मेन गोल है, ये बिलीफ मेरे अंदर से कहाँ से आ रहा है और उसकी हकीकत क्या है, और क्या ये सही है या गलत है? When you say कि ये रिलीजियस बात है और यही हमारा मेन गोल है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब कि अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को दुनिया में जो पैदा किया, एक मकसद से पैदा किया, तो एक तो दुनियावी मकसद है, एक हकीकी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा तो वो उस पॉइंट को देखना अवेयरनेस में आएगा नहीं। आपने कहा अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, तो 2-3 बातें आ गई, एक आ गया अल्लाह, एक आ गया हम, और एक आ गया पैदा करने का अमल। फिर उसके बाद आगे की बात है। तो पहले यही रुक के देखो कि अल्लाह से क्या मुराद है आपका, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह हियर? मतलब इट मीन्स आवर क्रिएटर, जिसने दुनिया बनाई, जो इन सब चीजों का मालिक है, द ओनली वन। नो, यू आर टेलिंग कि उसने करा क्या है। आई एम आस्किंग कि वो क्या है। जैसे मैंने एक ड्राइंग बना के रखी है और कोई आपसे पूछे कि अरीफ कौन है, तो आप बोलोगे वो जिसने ये ड्राइंग बनाई है। अरे नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा उसने किया क्या, वो पूछ रहा है अरीफ कौन है। तो okay, so we don't have particular definition of Allah. We always used to define him by his work or by his things, by his qualities, by his names. So हमारा कल्चर करता है।
वो हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है कि ये बातें सूर्य क्लास में क्लियरली लिखा है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज गॉड, सूर्य क्लास में क्लियरली जवाब मौजूद है। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। जैसे अगर आप किसी इंसान के पास जाओगे, आप बोलोगे व्हाट इज गॉड, तुम किसे खुदा मानते हो, बोलेगा पत्थर है, ये है गॉड, या ये जो बना हुआ है ये है गॉड, या जो मून है वो है गॉड, या ये जो फायर है ये है गॉड। तो व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? मेरा वही मतलब था कि जो सूर्य क्लास में जो अल्लाह ताला की डेफिनेशन है, देयर इज नो वन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बारे में जो लिखा है आप उसको क्वेश्चन करो। आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, आप जो भी बात कहते हो ना, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हमें बनाने का फिर आगे की बातें, तो पहले तो सवाल ये आ जाता है कि अल्लाह मतलब क्या। अपनी स्टेटमेंट को क्वेश्चन करो, फिर आप पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसका मतलब क्या, कि कहो कि अल्लाह एक है, क्या एक होता है? क्या अहद का मतलब एक होता है? तो आप उसको क्वेश्चन करोगे कि अहद का मतलब क्या। And that's how you move towards the real understanding. आप अपनी स्टेटमेंट को क्वेश्चन करके, वो बात जो हमारी अवेयरनेस में नहीं है वो अवेयरनेस में लाके उसको देखना कि अल्लाह मतलब क्या। और फिर अल्लाह मतलब अगर आप उसको समझने लगते हो तो आप कह रहे हो मैं, अल्लाह ने हमें बनाया। तो अगर मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूँ और इस पार्ट पे फोकस करता हूँ, हमें से क्या मुराद है आपका? अच्छा, असल में हम लोग इतना इन डेप्थ सोचने की आदी नहीं है, तो यही पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इससे, अगर यही जैसे हुआ अगर तो। हम कह रहे हैं, हम मैं की बात कर रहे हैं, तो जिसको आप कह रहे हो हमें बनाया, हमें से आपका मुराद है ये बॉडी? नहीं, इसमें बॉडी, सोल, वर्ल्ड, एवरीथिंग आ जाती है उसके अंदर। दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ईच एंड दुनिया, एवरीथिंग। बॉडी, सोल, इसमें आप क्या हो, हम क्या हैं? हम तो नूर है अल्लाह का। मैंने मतलब जहां तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ अल्लाह इटसेल्फ। अल्लाह के नूर से जो है हम लोग बने हुए हैं। बट आई डोंट नो कि मैं इसमें कितनी करेक्ट हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग और इट्स वही फाइन, सब है। फाइन। तो आप जिस नूर की बात कह रहे हो, जो आप कह रहे हो हम उसके बने हुए हैं, व्हाट वुड यू से इट इज? क्या वो सोल को आप कह रहे हो? एवरीथिंग इसमें हर चीज़ आ जाती है, मेरी बॉडी भी आ जाती है, मेरी सोल भी आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी पूरी दुनिया बनाई है वो अपने नूर से बनाई है। तो अभी आप ये क्या अल्लाह कर रहे ताला हो? अभी आप क्या कर रहे हो कि आपके मेमोरी में जो एग्जिस्टिंग बिलीफ रखा है, जो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, आप उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, या आप उसके थ्रू रियलिटी को देख करके कुछ कह रहे हो। आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला लेकिन ने बनाया, या अल्लाह ताला ने ये करा, या अल्लाह ताला ने वैसा करा। आई एम आस्किंग यू टू डायरेक्टली क्वेश्चन इट कि व्हाट डू वी मीन बाय अल्लाह। लेट्स फाइंड लेकिन ये आउट। जो बिलीव है ना, ये क्वेश्चनिंग के नतीजे में ही तो बना है। मतलब दिस इज माय ओन थॉट प्रोसेस, सो उसके नतीजे में ये आई डेवलप दिस थिंकिंग कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ। तो बट उसने अपने ही नूर से। आपने हम्म, इस बात को क्लियर नहीं किया है कि अल्लाह मतलब क्या। हाँ, तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, सॉरी, आई डोंट हैव अगर वर्ड्स टू। हम अगर हम इसको इसी वक्त एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। अहद इज ओनली अहद जो है, उसका जो वर्ड आएगा ना उसके लिए ओनली, मतलब वो इट्स नॉट, वो काउंटिंग वाला नहीं है कि एक वाला नहीं है, वो ओनली वाला है कि ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे कोई है। ही इज द ओनली वन। आहद को कहते हैं दैट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वो जिसे पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। और इसको अगर और उसमें देखना है तो उसको यूं देखो कि वो जो हदों के परे है, जो तमाम हद होती है ना, लिमिटेशन, बाउंड्री, उसको ट्रांसेंड कर जाता है। जैसे अगर आप अपना एक्सपीरियंस देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको लगेगा कि बाउंड्री में लिमिटेड है। यानी आप इस बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो फील कर सकते हो। कोई टच करेगा, फील कर लोगे। आपको आग लगाएगी तो गर्म लगेगा, आप फील कर लोगे। कोई आपको मारेगा, आप वो फील कर लोगे। लेकिन कोई प्लांट अपने अंदर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है वो आप फील नहीं कर सकते। ये दीवार या इस दरवाजे को कैसा फील हो रहा है हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हमारा, आप कह सकते हो, इस बाउंड्री, सर से पांव तक की बाउंड्री के अंदर तक एक्सपीरियंस लिमिटेड है। फॉर नाउ, फॉर करंट अंडरस्टैंडिंग, यहां तक ये लिमिटेशन है जिसके अंदर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस लिमिटेशन को ट्रांसेंड नहीं कर रहे। तो उसके बारे में कह रहे हैं अहद, वो जो हर लिमिटेशन, हर बाउंड्री को ट्रांसेंड कर जाता है, जो बिल्कुल आप कह सकते हो फैला हुआ है, जो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है,
और इसी कॉन्सेप्ट को जब आप गहरा करते हो तो आप देखते हो तो जो जगह का कॉन्सेप्ट है स्पेस का, वही उसके अंदर है। बट इसको थोड़ा सा और पीछे ला करके अभी आप देखोगे, अच्छा अगर अहद का मतलब ये है कि वो हर जगह है, वो हर बाउंड्री को ट्रांसेंड कर जाता है, उसको पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो एक या दो या तीन का सवाल नहीं बनता, इन्फिनिट है वो। तो ऐसा क्या सब्सटेंस है इस दुनिया में जो इस डेफिनेशन से मैच कर रहा है? अब टू गिव यू, अब मैं यहां छोड़ दूंगा तो ये बहुत ही फैली हुई इंक्वायरी हो जाएगी कि इतने दुनिया में इतना कुछ है, उसमें से हम कैसे ढूंढे। तो मैं इसको अगर एक्सपीरियंशियली आपको बता सकूं तो आप इसको अपने सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते सब्सटेंस को। आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, नाक से आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, जबान से नहीं, इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, माइंड के थ्रू उसको नहीं देख सकते, बट आप उसको परसीव कर सकते हो। उसके लिए जो मैंने तरीका बताया था, आप उस जो एसेंस है, वो जो उसको आप कॉन्शियसनेस का हो, जो भी करो, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दैट इज अहद। अहद का मतलब अब आपके माइंड में एक इस तरीके से बैठा है कि एक कंट्रोलर है जो ऊपर बैठा है बादलों के ऊपर और वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग जो बहुत लोगों के अंदर इस तरीके से आती है, जिसके लिए मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक बिल्ली से जाके पूछोगे खुदा क्या है, खुदा की इमेज बनाओ, तो जैसी वो खुद है वैसी एक इमेज बना देगी, उसकी परफेक्ट इमेज बना देगी और बोलेगी ये खुदा है। इसी तरह किसी इंसान के पास जाओ, जैसे बिल्ली ने अपनी क्वालिटीज डाल के उसको परफेक्ट इमेज बना दिया, वैसे ही इंसान के पास जाओ, उसको बोलो खुदा की इमेज बनाओ, तो वो जैसी खुद की क्वालिटीज हैं वैसी वो एक इमेज में डालता है और उसकी परफेक्ट इमेज बना के बोलता है ये खुदा है। जैसे अगर इंसान कुछ कर सकता है तो उसको लगेगा खुदा भी करता होगा, लेकिन खुदा जो करता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट करता है, हमारे करने में गलती हो सकती है। भाई खुदा कुछ करेगा क्यों, करना इंसानी अमल है। खुदा जो चाहता है, अरे तो उसने क्या ज्यूम किया, क्योंकि मेरे अंदर चाहने का एक ट्रेट है, मेरे अंदर चाहने की एक पॉसिबिलिटी है, तो खुदा भी चाह सकता है, लेकिन जो वो चाहता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो बिल्कुल सही चाहता है, हमारी चाहत गलत हो सकती है। तो क्वेश्चन इज कि वो चाहेगा क्यों? चाहने के लिए किसी चीज की कमी होनी चाहिए तभी आप चाहोगे। चाहने के लिए थॉट का होना मौजूद है, तो इसका मतलब खुदा को थॉट भी आता है, खुदा थिंकिंग भी करता है। तो हमने इंसानी एट्रीब्यूट खुदा में डाल दिए और उसको परफेक्ट कर दिया, और हम लोगों ने अपनी एक इमेज बना दी कि ये खुदा है। अब ये एक बच्चे को समझाने के लिए सही है, इट इज नॉट रॉन्ग। बच्चे दिमाग से बात कर रहे हो, अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, उससे आप ये सब बातें करोगे, बोलेगा पकाती रहती है बैठ के, मुझे पता नहीं क्या दिमाग खराब। तो उसको हमें वहां पे ये सारी बातें सही है, वैलिड। लेकिन आप एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ रहे हो तो यू हैव टू लुक एट इट कि जो इंसानी ट्रेड्स हैं वही ट्रेड्स आप हमने उसके अंदर डाल दिए, और अब हम कह रहे हैं कि वो करता है या वो क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंसान जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उस सेंस में समझते हैं क्रिएशन को, वो किसी और सेंस में बताया गया, उसकी वजह से सब कुछ होता है। जैसे इसको अगर देखना है तो किसी एग्जाम्पल से यूं देखो कि क्या पानी लहर को क्रिएट करता है, या लहर पानी के होने की वजह से क्रिएट हो जाती है। एक समंदर में लहरें, पानी उनको बैठा हुआ क्रिएट नहीं कर रहा, पानी की वजह से वो एग्जिस्ट करती है। पानी ही सच है, लहर सिर्फ एक नाम है कहने के लिए, लहर भी पानी ही है। तो लहर को आप देखो, इस दुनिया में आपको जो कुछ नजर आता है, which it could be materialistic things, it could be living things, it could be animals, plants, human beings, everything put together लहर। ये सब हमें लहरें नजर आ रही हैं, इसको हम लहर बोल रहे हैं, बट है क्या? पानी। पानी मीन्स कॉन्शियसनेस। सब कुछ बना किसका है? पानी का। तो पानी किसी को जिस सेंस में हम क्रिएट करना कहते हैं वैसे क्रिएट नहीं कर रहा, पानी की वजह से सब कुछ हो रहा है। सबका होना पानी पे टिका है, सबका जीना मरना एग्जिस्टेंस सब कुछ पानी पे टिका है, और पानी को होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। पानी का होना किसी पे नहीं टिका, पानी की एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सब लहर की एग्जिस्टेंस, बर्फ की एग्जिस्टेंस पानी पे डिपेंडेंट है, पानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पानी इंडिपेंडेंट है, पानी को किसी की नीड नहीं है। पानी की वजह से ही ये सब पैदा हो रहे हैं, बट पानी जिस सेंस में आप कह रहे हो कि वो क्रिएट करता है या वो कंट्रोल करता है या पानी समुद्र को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। पानी की वजह से सब कुछ।
तो लहर जिसे हम लहर कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो जो हमें एक फॉर्म नजर आ रही है, उस फॉर्म को बस एक नाम दिया हुआ है, दैट्स इट। उसकी हकीकत क्या है? अगर आप जाके लहर को छुओगे तो आप किसे छू रहे हो? पानी को। इसी को एक और एग्जांपल से यूज करके समझाया जाता है, दैट इज स्पेस की एग्जांपल। स्पेस समझ रहे हो? जैसे आपके मेरे दरमियान स्पेस है, इस रूम में खाली स्पेस है, तो इस स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई स्पोर्ट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। तो स्पेस की वजह से हो रहा है। पानी मीन्स कॉन्शियसनेस हियर। तो स्पेस की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, बट ये स्पेस नहीं कर रहा। अगर कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहोगे? स्पेस नहीं किया। स्पेस के होने की वजह से वो पॉसिबल हुआ, स्पेस के होने की वजह से चीजें हो रही हैं, बट स्पेस नहीं कर रहा। तो स्पेस को आप देख सकते हो एज कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट कॉन्शियसनेस, बट मैं यहां समझाने के लिए उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रहा हूं। होता क्या है कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट की, कि ये एक रूम है, इसके अंदर स्पेस है, इस रूम के बाहर आसमान है और बाहर रोड है और वहां बड़ा स्पेस है। इस रूम को यह एहसास होने लग गया है कि इस रूम के अंदर जो स्पेस है, ये मेरी सोल है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरी रूह है, और ये रूम मैं हूं। तो इस रूम के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई कि ये रूम मैं हूं और इस रूम के अंदर जो स्पेस है वो हमारी सोल है। तो आपने देखना है कि इस रूम के अंदर जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है, उसमें कोई डिवीजन है, उसमें कोई फर्क है? रूम के बनने से पहले भी सब जगह क्या थी? स्पेस। रूम बन गया, अब भी क्या है? स्पेस। रूम मिट गया, टूट गया, बिल्डिंग टूट गई, तोड़ दी, खत्म कर दी, अब क्या है? स्पेस। तो स्पेस बाहर की स्पेस से ना कभी अलग हुई थी, ना अलग है, ना अलग होगी। स्पेस एक ही है, यूनिफाइड हर तरफ। लेकिन इस रूम के बन जाने की वजह से कोई गलतफहमी हो गई है, वो इसने मान लिया कि हम तो ये रूम है और इसके अंदर जो सोल है वो हमारी है, और बाहर जो स्पेस है ना, वो है परम स्पेस, वो है गॉड, और उस स्पेस ने हमें बनाया। नॉट टू श्योर ये कितना सर के ऊपर से चला गया होगा। कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप थोड़ा बताओ तो मैं फिर आगे और बता सकता हूँ कि आपकी अब करंट अंडरस्टैंडिंग कहाँ फंसी। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अब इस हिसाब से थोड़ा मतलब गौर व फिक्र और सोच की ज़रूरत है। तो हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि हाँ, वाक़ई हम लोग बहुत लिमिटेड रह के सोच रहे हैं और वही डब्बे में बंद है अभी तक। तो जो है थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स फाइन, इसको अपने ऊपर ब्लेम मत करना, या वो मत करना कि हम तो जानते नहीं है, या ये या वो। इट्स लाइक हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कोई इसके बारे में बात करता ही नहीं है। हाँ, कॉलेज, रिलेटिव सर्कल, कहीं पेरेंटिंग, कहीं भी कोई भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मोस्ट स्पेशली स्कूल्स में नहीं हो रहा। स्कूल में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो तो इस्लामियत के टीचर्स भी इतने वेल एजुकेटेड और इतने वेल नोन नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड कर सके। हाँ, तो अब मैं शर्म का सवाल लेता हूँ, फिर मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। यस शर्म। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले भी सेशन में बताया था कि हमने मतलब जो आवाज बहुत है, क्या रही है? मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पिछले सेशन में भी बताया था कि हमने जो है वो जिस एसेंस की आप बात कर रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस करें, तो एक तो आप उस चीज़ को करने का दोबारा से थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से हमने करना है, जो प्रैक्टिस आपने बताई थे करने के लिए। और दूसरा ये कि हम मतलब क्या चीज़ माइंड में रख के हम करें कि जिससे हमें मतलब पता लग सके कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। इंस्टेड ऑफ कि मैं अभी एक्सप्लेन करूं, आई वुड थिंक कि मैं या तो वो वीडियो अपलोड कर दूं, या फिर मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन बना के बाद में उसको अपलोड कर दूं, तो वो वीडियो एक्सेसिबल रहेगी सबके पास। दूसरी बात कि क्या माइंड में रख के पता करूं, या क्या माइंड में रख के उसके बारे में जाने, कुछ नहीं। माइंड में जो कुछ है उसको क्वेश्चन करना है, तो माइंड मर जाएगा। माइंड की डेथ इज लिबरेशन। जो सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं सो कॉल्ड मोक्ष के, या स्पिरिट को होली स्पिरिट से मिलाने के, ट्रिनिटी, थ्रू ट्रिनिटी एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है, थ्रू मोक्ष एक कॉन्सेप्ट आपको अलग दिया जाता है, सूफिज्म में फना होने का एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है। दैट इज, मैं उसको सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहा हूँ, माइंड की डेथ। माइंड की डेथ मतलब हमारा जो मैं है, उसके जो भी बिलीव्स हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं,
जो भी जिसको हम मैं मानते हैं उसकी डेथ। इसका मतलब ये नहीं है अपनी इस बॉडी को फांसी दे के मार देना, मैं उस डेथ की बात नहीं कर रहा। ये जो मैं है, जो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिलीफ है, उसकी डेथ। तो वो जब मिट जाता है उसी की हम तरफ जा रहे हैं। तो माइंड में अगर हम कुछ रख करके उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो माइंड मरा नहीं, तो काम हुआ नहीं, माइंड जिंदा ही है। तो माइंड का मर जाना, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू। तो माइंड क्या करोगे आप? अब आप ये माइंड में कुछ रख के उसके बारे में सोचने के बजाय उसके बारे में जो माइंड सोच रहा है उसको क्वेश्चन करोगे। आपको एक्सपीरियंस हुआ, अब आप उस एक्सपीरियंस के बारे में माइंड कुछ थॉट देगा या कोई बात कह रहा है या उसके बारे में आपको कुछ बता रहा है, उसको आप क्वेश्चन करोगे कि ये क्या कह रहा है, ये है क्या जिसके बारे में ये एक्सपीरियंस हो रहा है या जो पता चल रहा है। तो थ्रू दैट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप देखोगे कि माइंड सच को जान ही नहीं सकता। आप माइंड से माइंड की लिमिटेशन देख लो, यही माइंड का काम है। माइंड से आप उसको जान नहीं पाओगे, माइंड से आप माइंड की लिमिटेशन देख के माइंड से फ्री हो जाओ। आप बोलोगे बेटा फुद्दू पागल बनाया जा रहा है मुझे जब से, तो उसकी जो भी इस बात में जो सजेशंस होंगी, जो भी उसके बिलीफ्स होंगे, जो भी वो आपको कहता है, दिन भर यहाँ पे थॉट्स देता रहता है, आपको उस सब का झूठ नजर आ जाएगा। तो आप बोलोगे अब देता है दे, नहीं देता है नहीं दे, क्या फर्क पड़ता है। तो जिस तरह आप रोड पे जा रहे होते हो, बराबर में एक दरख्त आया चला गया, दरख्त गाड़ी में आप जा रहे हो तो दरख्त आया गया, दरख्त आया गया, आगे बिल्डिंग दिखी चले गई, आगे और गाड़ियां दिखी वो चले गई, वो सब नजर आया चला गया और आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो। इसी तरह आपका माइंड आपको थॉट्स दे रहा है, ओपिनियंस दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, ये दे रहा है वो दे रहा है, वो सब देखा गया देखा गया। अगर आप उसको अटैच करके उसमें एक मैं को इन्वॉल्व कर देते हो कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे याद आ रही है, मैं बुरी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं यूं हूं, मुझे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जब आप उन थॉट्स के साथ इस मैं के थॉट को घुसेड़ देते हो तो आपके एग्जिस्टेंस में सफरिंग और पेन और ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो थॉट्स हैं और आप उनको देख के हंस देते हो, इट डज नॉट मैटर। ब्रेन को पता ही नहीं है कि वो आपको क्या दे रहा है, उसको उसको ये पता ही नहीं है कि उसने जो थॉट आपको दिया है वो आपके एक्स का है या आपके बेस्ट फ्रेंड का है या आपकी ग्रोथ का है, उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम ये थॉट मैं एक्स का दे रहा हूं या ये मैं उसका दे रहा हूं। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मैं जब इसको थॉट देता हूं तो क्या ये इस थॉट से एंगेज करती है, इसके बारे में बैठ के सोचती है, इसके बेस पे एक्शन लेती है या नहीं करती। तो अगर आप उस थॉट से एंगेज करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो ब्रेन बोलता है हम सही थॉट दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे को अलग अलग खिलौने लाके दो, आपने उसको एक खिलौने का बनाना दिया, उसने उससे ज्यादा नहीं खेला, छोड़ दिया। आपने उसको एक कार दी, आपने उसको एक बॉल दी, उसने कार से ज्यादा खेला, बॉल से और बनाना से ज्यादा नहीं खेला, तो आपने बोला कार सही चीज है, कार इसको ज्यादा दो, कार से ये खेल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो ब्रेन आपको ऐसे ही दिखता है कि वो आपको अलग अलग थॉट दे रहा है और अब वो आपको देखता है कि किस थॉट के बारे में बैठ करके ओवर थिंकिंग कर रही है, किस थॉट के बारे में सोच रही है, किस थॉट के बेस पे एक्शन ले रही है, किस फीलिंग किस इमोशन के बेस पे एक्शन ले रही है। तो ब्रेन को देख लेता है अच्छा जब हम ये थॉट देते हैं या ये वाला इमोशन देते हैं ना तो ये इसके बारे में सोचती है, एक्शन लेती है, तो ये वाला इसको और देने लग जाओ, और यही सारी सफरिंग की जड़। आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा देते हो विच इज मैं, ये मेरे साथ हो रहा है, आपको यही नहीं पता मैं कौन है, तो आप ये बोलते क्यों हो ये मेरे साथ हो रहा है। आप द राइट वे टू से इट इज कि ब्रेन ये थॉट दे रहा है, उस थॉट को देख लो। जैसे बाहर दो बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं उससे आपके ऊपर फर्क नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ब्रेन को देख लो, ब्रेन ये थॉट दे रहा है, ब्रेन ये इमोशन दे रहा है। तो एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपने कहा कि हमने जस्ट कॉन्शियसनेस को जो है वो उस चीज़ को देखना है, लेकिन मैंने बेसिक पूछने का मेरा ये था, मतलब हम गॉड को माइंड में रख के या किस चीज़ को माइंड में रख के हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब जान लेंगे कि मतलब ये अल्टीमेट रियलिटी है। कुछ भी माइंड में रख के आप जानोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि आप माइंड के थ्रू जान रहे हो, माइंड मर नहीं रहा। अभी आप कह रहे हो हम गॉड को माइंड में रख के या कॉन्शियसनेस को, अब मैंने कॉन्शियसनेस बोल दिया तो कॉन्शियसनेस एक नया वर्ड मिल गया,
अल्टीमेट रियलिटी एक नया वर्ड मिल गया, गॉड एक वर्ड मिल गया। तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसका आप क्वेश्चन करो, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय गॉड, आई वुड आस्क यू हियर। चलो, आपको आवाज आई? जी ठीक है। नहीं, आई एम आस्किंग कि व्हाट डू यू मीन बाय गॉड इफ यू आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक सो, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे आप पहले कह रहे थे कि एक एसेंस है जो मतलब हम एक्सपीरियंस करते हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं संदीप महेश्वरी की और सदगुरु की, और मैंने तकरीबन 8 से 5 साल पहले मैंने मूवी देखी थी द सीक्रेट, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो वहाँ से मैंने आवाज बहुत हल्की आ रही है। और मेरा जो इस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव है मेरा ये है कि मतलब हायर अथॉरिटी है जो मतलब सारा कुछ जिसके कंट्रोल में है, लेकिन ये है कि वो हमारे मतलब अंदर ही है। नहीं, अभी आपने क्या कहा कि हायर अथॉरिटी है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। क्या ये एक बिलीफ नहीं है? क्या ये रियलिटी पे बेस्ड है? इसको आप प्रूव करके दिखाओ। समटाइम्स मतलब कुछ चीज़ें हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होती, वो बाय हमारे नेचर हो मतलब रही होती हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब इसके आगे जो आप बोलोगे उसको छोड़ दो, यहीं रुक जाओ, इसको देखो। हमारे मतलब बॉडी है। यस ऑब्वियसली, जैसे हम मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। हम यहाँ पे, अब हम किसे कह रहे हो, इस बॉडी को? जी तो क्या बॉडी हम हुए हैं? नहीं। तो हम मतलब स्टेटमेंट ही कैंसिल आउट हो गई है। हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम मतलब अगर हम बॉडी नहीं है, पहले तो ये था कि बॉडी के बेस पे हम कह रहे हैं, लेकिन अब अगर बॉडी हम नहीं है तो फिर किस हम की बात करें? कुछ कुछ देखो, आप फंसोगे सिर्फ तब जब अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आओगे बीच में। जो भी आप स्टेटमेंट कह रहे हो, जैसे मैंने आज के सेशन में क्या करा, मैंने सिर्फ आप लोगों की स्टेटमेंट्स में आपको रोका है और उसमें आपने जो कहा है उसको क्वेश्चन करा है। एक हायर थॉट है जो चीजों को कंट्रोल करता है। हायर थॉट मतलब लाइक हायर अथॉरिटी मतलब लाइक गॉड, जो गॉड मतलब हायर डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर मतलब जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय उसने कैसे क्रिएट किया? अब आप वहीं अगेन इस एक्सप्लेनेशन से हम होके गुजरे हैं, अब वहां फंस रहे हो। एंड दैट इज, आप ये बता रहे हो कि उसने किया है। आप इस पे नहीं फोकस कर रहे हो कि वो खुद क्या है। वो खुद मेरे ख्याल से वो एनर्जी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना कभी खत्म होगी। और आप क्या हो? आप देख रहे हो, आप अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ कहते हो, और जो आप कहते हो उसके ऊपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते। उसके ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग, इनका क्लैश हो जाता है, और आप उस क्लैश को रिजॉल्व करने में बैठे, तो आप और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी आपकी मान्यता है उसको डायरेक्ट क्वेश्चन करो। क्या आप कह रहे हो गॉड, आप कह रहे हो मैं, दोनों का मतलब आपके लिए क्या है? अब यहां मैं एक बात कह के सेशन को एंड करूंगा, एंड दिस वुड बी कि जब तक दो हैं तब तक समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं होता तो दो होते, तो अगर मैं है ही नहीं तो दो भी है ही नहीं। तो जब तक दो है तब तक समझ गलत है, तब तक कंफ्यूजन है, तब तक कॉन्फ्लिक्ट है, तब तक थिंकिंग है। जब दो नहीं है देन आपको समझ आया, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। तो अभी आपके माइंड में दो हैं, एक गॉड और एक मैं। तो इन दोनों का हक सच देखो, इन दोनों की जो आपके माइंड में इमेज है उसको क्वेश्चन करो। तो जब दो नहीं रहेंगे तो माइंड अपने आप खामोश हो जाएगा। So this is where I will end this session here now. Thank you for joining everyone. Allah Hafiz.